बाजार में लेके आता है और कहता भाई साहब ये रिमोट है, बोलो 3,000 रुपए लगेंगे, उसके बाद जीवन भर आराम करो। ये मीटर के सामने एक बार ऐसे करना और मीटर बंद, और फिर ऐसे करना तो फिर चालू। क्या करेंगे? इसका तो मैं कह रहा हूं, इसका तोड़ कहां से आएगा? कोई कानून इसको बदल पाएगा? कोई कानून इसको बदल पाएगा? नहीं। इस पर कम से कम जो लोग बिजली विभाग में काम कर रहे हैं उनको भी नैतिकता का कुछ भान होना चाहिए। कानून तो कहता है कि कत्ल करोगे तो 302 लगेगी, कत्ल बंद हो गया क्या? कानून क्या करेगा? और एक बार मीटर, जैसा अतुल ने बताया, आप कुतुब मीनार पर टांग दीजिए, वो कुतुब मीनार के रेट से भ्रष्टाचार का शुल्क बता देंगे और वहां जाके कर देंगे जो उनको करना है। ये गणित मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश का, शैलेंद्र भाई। और तीसरी बात मैं कहूंगा, जितनी भी बिजली है, ये सबसे दर्दनाक पहलू है, बिजली का असमान वितरण मत कीजिए। ये किसी भी तरह से, मेरी बात को हाईकोर्ट ने इंडोर्स किया था। और चौथी बात, फिर मैं विभाग पर आऊंगा। विभाग, जब बिजली विभाग उत्तर प्रदेश में 4 या 5 कंपनियों में अलग अलग बटा, शैलेंद्र भाई, तो सरकार ने उसका हजारों करोड़ का लॉस अपने ऊपर लिया था ना। हमारे पैसे को, हमारा पैसा पानी में गया था ना, टैक्स से ही तो पैसा आता है। या किसी मुख्यमंत्री के सैलरी अकाउंट का पैसा था, या किसी बिजली विभाग के एक्शियन के सैलरी अकाउंट का पैसा था। फिर वही कंपनियां डूबने के कगार पर आके खड़ी हो गई। इतना मिसमैनेजमेंट, इस ढंग की अव्यवस्था, इस ढंग का कुप्रबंधन, ये जोड़ तोड़ क्या है? मैं आज तक नहीं समझ पाया। पीडब्ल्यूडी और पुलिस के बाद अगर सबसे ज्यादा मारामारी है ट्रांसफर में, तो बिजली विभाग में है। क्यों नोएडा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने के लिए आदमी गठरी भर पैसा लिए घूम रहा है? क्या है नोएडा में जो बलिया में नहीं है? मुझे कोई समझाए ना। जो देवरिया में नहीं है वो क्या गाजियाबाद में अतिरिक्त है बिजली विभाग में? एसडीओ होना है गाजियाबाद में, एक्शियन होना है गाजियाबाद में। पावर प्लांट लगाएंगे क्या एक्शियन? मनी प्लांट लगाएंगे, मनी प्लांट, पावर प्लांट नहीं। शैलेंद्र जी, मनी प्लांट मैं उदाहरण दे दूंगा, सैकड़ों गठरी भर पैसा, बोरा भर पैसा लेके लोग घूम रहे हैं। बड़े अधिकारियों का ये हाल, और छोटे अधिकारी घूम रहे हैं तो सुनिए ना, और कौन रहा है? नहीं, बड़े अधिकारी ये कर रहे हैं और छोटे अधिकारी जेब में लाल झंडा लिए हैं। किसी ने टोका, बोले लो लाल झंडा, मजदूर एकता जिंदाबाद। ऐसे भी नहीं चलेगा ना सिस्टम। इसको प्रोफेशनल बनाना होगा। बिजली को, बिजली विभाग में प्रोफेशनलिज्म लाना होगा। आज भी मैं आपको बताऊं एक अपने अनुभव की बात। एक हमारे मित्र थे, उनका बिल आ गया 47,000 रुपए का, 2 कमरों का मकान, 47,000 रुपए की बिजली तो नहीं फूंक सकते, दिन भर बिजली ऑन रखे तो भी। चक्कर काटे, समझदार लाइनमैन मिल गया, उसने कहा भाई साहब 3,000 रुपए लूंगा मैं और मीटर को, बिजली के बिल को ठीक करा लूंगा लाके। 8,442 रुपया का बिल बनवा के ले आया, 3,000 ले गया। ये जो कर रहा है, 47,000 को 8,000 में जो कन्वर्ट कर रहा है, जो अलादीन का चिराग है, ये उत्तर प्रदेश का खून चूस रहा है। ये वो कौन अधिकारी है भगवान जाने, लेकिन उसने खजाने को इस कगार पर लाके खड़ा कर दिया कि बिजली की कंपनियां फिर दिवालिया हो रही हैं। हजारों करोड़ रुपए हमारा डूब गया था जब बाइफर्केशन हुआ था। आज वो फिर उसी अव्यवस्था की शिकार है। क्यों? क्योंकि आप 1 लाख रुपया लेके सरकार का 50 लाख रुपए छुड़वा देते हो। इसलिए बिजली कंपनियां डूब रही हैं। ये व्यक्तिगत नैतिकता का भी सवाल है। सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। सरकार किसके माध्यम से फंक्शन करेगी? तंत्र के माध्यम से ना। तंत्र भी अच्छा होना चाहिए, तंत्र को भी लगना चाहिए कि ये मेरा सूबा है, सब कुछ डूब जाएगा तो सब अंधेरे में मरेंगे। इसलिए उजाले की किरण बची रहे, इसलिए व्यक्तिगत नैतिकता पर मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूं। चलिए, बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भाई। उम्मीद करेंगे कि अमिताभ जी ने जो मोटे मोटे पॉइंट्स बताए हैं इन पर हम अमल करेंगे और विद्युत व्यवस्था
को उत्तर प्रदेश में सुधार कर वाकई दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत शुक्रिया दुबे साहब। एक ब्रेक यहां पर लेना है, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हाँ? सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये हैं उत्तराखंड के 4 धाम। और इन्हीं 4 धामों की यात्रा के लिए हर साल आते हैं लाखों श्रद्धालु भी। लेकिन हर बार बद इंतजामी के चलते उत्तराखंड की खूब भद्द पिटती है, बदनामी होती है। लेकिन लगता है कि इस दफे भी जो हालात हैं वो सुधरेंगे नहीं। यात्रा रूट पर रुद्रप्रयाग और चमोली में सड़कों की हालत बदतर है, गड्ढों की मरम्मत नहीं की गई है। 1 महीने में ही जब बरसात होगी तब तो हालात और भी ज्यादा भयावह हो जाएंगे। तो क्या इस बार भी 4 धाम यात्रियों को कई दिनों तक जस का तस फंसे रहना पड़ेगा? ये परेशानी दूर कब होगी? बिग बुलेटिन के इस हिस्से में इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रकाश पंत साहब हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। राजीव महर्षि हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे स्थानीय संपादक हमारे भाई अविकल थपलियाल साहब हमारे साथ हैं, और अमिताभ जी तो खैर हैं। आप सभी लोगों से एक करके इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो दुनिया भर में मशहूर उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या इस बार भी दुनिया भर में उत्तराखंड बदनाम होगा? क्योंकि हालात तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं साहब। हम लोगों ने जो है 1.25 करोड़ रुपया जो गढ़वाल के कमिश्नर हैं उनको हमने पहले दे चुके हैं, और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि वहाँ पे हर प्रयास जो है, हर काम जो है अच्छी तरह से हो, चाहे वो सड़क का हो, पानी का हो, बिजली का हो, स्वास्थ्य का हो। उत्तराखंड की पर्यटन मंत्री बेशक बेहतर इंतजामों का बेहतरीन दावा कर रही हूँ, लेकिन सरकार की पोल खोलने के लिए पहले ये तस्वीरें देखिए। जी हां, ये वही सड़कें हैं जहां 4 धाम यात्रा के लिए रोजाना सैकड़ों गाड़ियों को गुजरना है। लेकिन यहां तो ये समझ नहीं आ रहा कि सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क।
बद्रीनाथ और केदारनाथ नेशनल हाईवे के अलावा यात्रा मार्ग कुंड, ऊखीमठ, चोपता की हालत भी खस्ता बनी हुई है। इन सड़कों की अब तक मरम्मत नहीं की जा सकी। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जगह जगह सड़कों को खोद डाला गया है। आप यहाँ से केदारनाथ जाओ, आप चाहे बद्रीनाथ जाओ, दोनों जगह जाने के लिए यहाँ पे मतलब असुविधा पूरी हो रही है। जो प्रशासन है उस काम को देख नहीं रहा है। कहीं खुदी हुई है, कहीं गड्ढे खुदे हुए हैं। आम आदमी के लिए भी दिक्कत है। कभी कोई गिर जा रहा है, कभी किसी के पांव पर सीवर की जो प्लेट है वो पड़ जा रही है, इसलिए दिक्कतें तो हो रही है। व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, न पानी की सप्लाई सही ढंग से हो रही है, न लाइट की सप्लाई सही नहीं है, संचार की व्यवस्था खराब है। तमाम सारी असुविधाएं जो यहाँ की यात्रियों, तीर्थ यात्रियों को जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, तो श्रद्धालुओं को जो परेशानी हो रही है, इसमें सारी शासन की भी इतने भी कमियां हैं। इस दुर्गम यात्रा के दौरान हर साल कई यात्री दम भी तोड़ देते हैं, लेकिन लगता है कि पिछले हादसों से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। यही वजह है कि चमोली जिले का अस्पताल मात्र एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। इस जिले में 141 डॉक्टरों में से आधे से भी कम डॉक्टर हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिकित्सा व्यवस्था का क्या आलम होगा। इसके लिए तो निश्चित तौर पे डॉक्टर बाहर से मंगाए जाने चाहिए, क्योंकि पहले आप जैसा बता रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि गर्मियों में वैसे भी बीमारियां ज्यादा होती हैं, और उसमें मुझे तो लगता है पहले यहीं पर ज्यादा डॉक्टर होने चाहिए। अगर इनको डॉक्टर को वहां शिफ्ट किया जाता है तो मुझको व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मामला धार्मिक यात्रा का है, लेकिन साहब जब व्यवस्थाओं का ये आलम हो तो विपक्ष तो बोलेगा ही। सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है और उससे कैजुअलिटी बहुत हो रही है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि आप चारधाम यात्रा होने वाली है, इस ऐसी व्यवस्था करें जो बाहर से जो श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहे हैं वो कम से कम जब उनके वापस जाएं तो उनके दिल में लगे कि हाँ उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। अब चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और 1 महीने बाद जब बरसात होगी तो इन व्यवस्थाओं की पोल और खुलेगी। अब देखना यह होगा कि तब तक सरकार कुछ सुधार करती है या फिर इस बार भी देवभूमि आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ही झेलनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित रावत, समाचार प्लस। चर्चा शुरू करेंगे। अभिकल कपड़िया साहब, मैं चाहूंगा चर्चा आप शुरू करें, क्योंकि चर्चा अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो भाजपा बनाम कांग्रेस हो जाएगी। साहब इस सरकार ने कुछ नहीं किया, उस सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि चारों धाम तो अनंत काल से होती चली आ रही है जी, आगे भी होगी। तो मैं चाहूंगा पहले आप अपना संपादकीय पक्ष, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पहले आप दें, फिर चर्चा उन बिंदुओं पर आगे बढ़े। विकल भाई, मैं अतुल भाई 2002 का एक छोटा सा एग्जाम्पल रखूंगा, एक आधा एग्जाम्पल और रखूंगा, उससे हकीकत समझ में आ जाएगी कि पिछले 10 साल में हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीख पाए। 2002 में जब बद्रीनाथ के कपाट खुले तो मुझे भी वहां जाने का मौका मिला। देखिए स्थिति क्या थी उस समय। जिस आईटी के क्षेत्र में हम बात करते हैं या ऊर्जा के क्षेत्र में हम बात करते हैं, छोटा सा उदाहरण है, हमें भी जाने का मौका मिला, हम कवर करने वहां गए थे। लेकिन जब खबर लिखने लगे, खबर लिखने के बाद जब हमने फैक्स देखा, इंटरनेट देखा, तो लाइट नहीं थी, पूरे बद्रीनाथ धाम में लाइट नहीं थी। हमारा मन ये था कि हम फटाफट अपनी खबर भेज के थोड़ा सा बद्रीनाथ के सौंदर्य का हम भी मजा ले लें, आनंद ले लें और थोड़ा माड़ा गांव तक घुमाएं। लेकिन चूंकि खबर भेजने, खबर रवीश को पता ही आपको कितनी जल्दी खबर भेजनी होती है, हम वहां से चल के जोशीमठ आए, बद्रीनाथ से कार से तुरंत वापस लौटे, जोशीमठ आए। और जोशीमठ आज जब हम जोशीमठ पहुंचे तो जोशीमठ में भी लाइट नहीं, बड़ा स्थल है जोशीमठ, वहां भी लाइट नहीं। और 6 बजे करीब जाके लाइट आई और 6 बजे हमने खबर भेजी है। अंदाजा लगा सकते हैं कि आईटी के और ऊर्जा के क्षेत्र में हम इस समय कितने आगे हैं। वही स्थिति आज भी है। आज भी वहां कई इंटरनेट बद्रीनाथ में काम नहीं करते, ये स्थिति वहां है। 2011 में मुझे फिर जाने का मौका मिला। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर पहले हमसे आगे एक मिनी बस चल रही थी, तीर्थ यात्रियों से भरी, आगरा की बस थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमने देखा वो गिरी, पलट गई, उसमें 2-3 मौतें हुई, कई लोग घायल हुए, कुछ को हम अपनी कार में डाल के ले गए। तुरंत मैसेज वहां किया गया बद्रीनाथ, लेकिन वो 4 किलोमीटर पहले की जो दूरी थी वो 4 घंटे में तय करी। बद्रीनाथ से जो पुलिस आई, जो रेस्क्यू दल आया, 4 घंटे में आया। इस बीच हम 3-4 को हम ले गए थे। तो आपदा के उसमें भी देखिए कि कितना त्वरित तरीके से हमारे यहाँ काम हो रहा है। और जब वो लेके आए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हाथ में उनके कंबल थे। घायल तीर्थ यात्री जो उस ठंड में बिलख रहे थे, टांगे टूट गई थी, बुजुर्ग लोग थे, हाथ में कंबल लेके आए थे, कंबल से उठा के उन्होंने अपनी गाड़ी में रखा। तो ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। और स्वास्थ्य सेवाओं का एक एग्जाम्पल और दे दूं कि पिछले साल केदारनाथ में 65 तीर्थ यात्रियों की
डेथ हुई, कोई उन्हें स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाई ऑक्सीजन कम होने के कारण। तो ये जो जितने भी दावे हैं कि हम सिनर्जी से टाई अप कर रहे हैं, हम मैक्स से टाई अप कर रहे हैं और डॉक्टर